ये बहुत कम लोग हैं यार। कहाँ गए सब लोग? सो गए क्या? वैशाली, उपेंद्र, पूनम, कहाँ है लोग? हेलो।
उपेंद्र नहीं आया अभी तक। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करता हूँ तब तक। उपेंद्र नहीं आया है। बाकी सबको टाइम बता दियो ना, अपने सीनियर लोग को भी तो बताए हो ना टाइम किसी को। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करता हूँ। सो चलो ठीक है। तो डेंचर बेस रेजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है ना, सबसे बेसिक जो सबसे कॉमनली यूज हो रहा है आजकल, ठीक है ना, या सबसे ज्यादा जिससे हम लोग टाइम देते हैं जिस पे, और सबसे ज्यादा काम, और जिसको सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं, उसी को हम लोग डेंचर बेस रेजिन एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक्रेलिक का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि डेंचर बेस रेजिन बहुत तरीके से आता है। ठीक है, अब हर चीज की कुछ हिस्ट्री होती है, कैसे स्टार्ट होता है, कैसे क्या आया रहता है। हिस्ट्री इसलिए बताता हूँ क्योंकि सुनने में मजा आएगा कोई भी चीज का, कि या पहले लोग खुद ही इमेजिन करोगे कि अचानक एक्रेलिक आया नहीं होगा, अचानक तो ये इस टाइप के रेजिन आए नहीं होंगे। ठीक है, पहले तो लोगों को कुछ पता नहीं था, तो लोग क्या पहले यूज करते थे या कैसे ओरिजिन हुआ, इसलिए कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हिस्ट्री डालता हूँ। उसके लिए कुछ मेहनत लगता है, बहुत ज्यादा है, सुनना जरूरी है। अब हाँ, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, यही कंटेंट है ना। पहले तो डेंचर बेस क्या होता है। ठीक है, डेंचर बेस नाम से ही लग रहा है कोई चीज का बेस बना के रखेगा ये, एक तरह से जो डेंचर है, ठीक है ना, on the soft tissue and to which artificial teeth are attached। तो सिंपल सा है, तुम्हारा सॉफ्ट टिश्यू की बात कर रहा है, जो तुम्हारा जॉ है, जो भी है उसी पे रहेगा। वर्ड आ रहा है सॉफ्ट टिश्यू, तो तुम्हें ये ध्यान देना होगा बनाने से पहले कि सॉफ्ट टिश्यू पे कोई चीज को करो बहुत डेलिकेट मैनर से काम करो, कोई शार्प नहीं रखो, क्योंकि इसका डेफिनेशन में पहले बोल रहा है कि सॉफ्ट टिश्यू पे ये रहेगा और उसके ऊपर आर्टिफिशियल टीथ रहेगा। कभी भी आर्टिफिशियल टीथ से कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा, सॉफ्ट टिश्यू पे तो। ठीक है, अब इसमें हम कुछ हिस्ट्री देखते हैं कि कैसे आया। तो ये देखो, इजिप्शियन टाइप से ही बनाते स्टार्ट कर दिया गया था 700 बीसी, बिफोर क्राइस्ट कुछ कहते हैं ना इसको। ठीक है, उसी टाइम से ये बनाना स्टार्ट कर दिया गया था। क्या क्या चीजें बनाया, तो देख रहे हो ये वुड से बनाया हुआ लग रहा है। ठीक है, तो पहले क्या करते थे, लोग के पास दांत नहीं थे और कुछ खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उन्होंने उसी समय एक आर्किटेक्चर स्टार्ट कर दिया था बनाना। ठीक है ना, एकदम ठीक है, एकदम ढांचा ये दिखा रहा है कि सबसे पुराना स्ट्रक्चर है। ढांचा बना के कि लोग अब इसी के साथ खाएंगे, जैसे तैसे काम चलाने के लिए खाते हुए। ठीक है, अब ये देखते हैं, सबसे पहले जो आया था वुड से आया था। ठीक है, और उस समय वुड ही मिलता था सबसे पहले, उससे सस्ता भी था। एक नेकोका टी करके नाम है, इन्होंने यूज किया था। ठीक है, अब वुड का क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, तुम वुड को कभी भी पानी में तो बार बार रखोगे नहीं। ठीक है, तो और हमारा जो ओरल स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा सलाइवा और मॉइस्ट एरिया से अ, उसी के साथ हमेशा रहता है। तो उस केस में तुम्हारा ये ना एस्थेटिक हो पाया ना हाइजीनिक हो पाया, तो वुड वाला भी कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद आया, लोग ने क्या किया, हड्डी काट काट के रखे, उसी को जोड़ जोड़ के कैसे कैसे बनाए। ये पीरे फॉर्चार्ड इन्हीं का था, पायोनियर इन डेंटल प्रोस्थेसिस। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले हड्डी यूज किया, बोन यूज किया, और उसको फिट करके जैसे तैसे लगा दिया। ठीक है, और क्योंकि उस समय तो ऐसा रहता था कि आदमी मरते थे, हड्डी तो निकाल ही लेते थे। ठीक है, तो उसी समय हड्डी से यूज करने लगा। तो यहाँ पे बोला है एस्थेटिक भी था, हाइजीनिक कंसर्न वेयर नॉट फुलफिल, मतलब एस्थेटिक और हाइजीन दोनों फुलफिल नहीं। वैसे भी कोई हड्डी से कोई काम का तो रहेगा नहीं, वो भी सॉफ्ट टिश्यू पे रखा है। ये सबसे पहले जो एलेक्सिस ने इन्होंने ही पोर्सलिन स्टार्ट किया था। और पोर्सलिन का ये डिसएडवांटेज था क्या, हाँ, कि वो ब्रिटलनेस था, डिफिकल्टी इन ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग। ठीक है, सबसे अच्छी बात है ये हार्डनेस तो होता है इसमें, लेकिन इसका बहुत डिफिकल्ट रहता है पॉलिशिंग एंड ग्राइंड, क्योंकि ब्रिटलनेस रहता है। यहाँ पॉलिशिंग एंड ग्राइंडिंग ऐसा नहीं है कि वो पॉलिश नहीं हो पाएगा, चांसेस रहते हैं उस पॉलिश में ब्रेक होने के, इसलिए वो बोल रहा है डिफिकल्ट होना। उसका रबर आया। ठीक है, कुछ लोग ने जरूर सोचा ही होगा कि रबर क्यों ना ऐसा हो, ऐसा रबर कुछ कुछ टाइट टाइट नहीं रबर जिसमें लोग
जो पेंसिल से रखते हैं फिर उसको इरेज करते हैं, तो फिर वो जो रबर यूज करते हैं उस टाइप का कुछ टाइट वल्कनाइट रबर कहते हैं उसको। ठीक है, अभी भी जो बेस फॉर्मल होता है उस टाइप के रबर है, वो कुछ टाइट रबर रहते हैं, तो उन्होंने भी सोचा क्यों ना ऐसा रबर के लिए इससे सक्शन भी मेंटेन रहेगा, और लेकिन वो बस बनाने लायक था, लेकिन उससे ना प्रेशर लोग कुछ खा पी नहीं पा रहे थे। बाद में उसको भी हटा दिया गया। बाद में कुछ लोगों ने टॉर्टॉइस के सेल भी यूज किए, कट्टा परचा जिससे वो विंडो के फिलिंग करते हैं हम लोग उसमें। कुछ ने मेटल मेटल भी यूज किया, सिल्वर एलॉय बिस्मथ एल्युमिनियम, बैकेलाइट भी यूज किया गया, स्टेनलेस स्टील भी यूज किया गया, कुछ ऐसा नहीं। यहाँ सेलराइड की बात करते हैं, ठीक है, वल्कनाइट से तो बेटर हो गया, बट इसमें बोला है क्या कि ये जो इसको हल्का सा प्लास्टिसिटी देने के लिए कैम्फर यूज किया गया था, और कैम्फर का प्लीजेंट टेस्ट होता है, तो और सबसे बड़ी बात कि इसमें स्टेबिलिटी थी ही नहीं, तो इसलिए उस समय इसको भी हटा दिया गया। फिर बैकलाइट का टाइम आया, बैकलाइट हम लोग पढ़े होंगे 11 12 के टाइम में पढ़े होंगे, बैकलाइट की फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से मिक्स करके बनाते थे, एक स्ट्रॉन्ग सा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये भी केमिकल का उसी समय से स्टार्ट हुआ था बैकलाइट बना के, लेकिन इसमें ये था कि कलर बहुत डिफरेंट डिफरेंट आते थे, स्टेबिलिटी रहता नहीं था। फिर उसके बाद कुछ जो अच्छा सा ये कुछ मटेरियल के बारे में डिस्कस किया गया था, वो था तुम्हारा पीएमएमए, इसको पॉली मिथाइल मीथा एक्रेलिक कहते हैं, जो आज तक और अभी तक सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा कभी भी कि हाँ वास्तव में सबसे ज्यादा यूज होने वाला, वैसे तो वैक्स सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन बाकी उसके बाद एक्रेलिक भी जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला रहता है, ठीक है। और उसके बाद इस एक्रेलिक में कलर डाल के कलर स्टेबल था, फिर एक्रेलिक में देखा गया कि उसमें डायमेंशन स्टेबल था, एस्थेटिक, तो ये सब कुछ को फुलफिल करता है। और आज भी सबसे ज्यादा कॉमनली हम लोग जो प्रोस्थेसिस का नाम ही लेते हैं उसमें एक्रेलिक ही रहता है, बायोकम्पेटिबल भी है, कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। अब जो पीएमएमए था ना ये जेनरिक, हाँ तुम लोग देखते होगे कि ये जो पिंक एक्रेलिक बोलते हैं, ये जेनरली ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना, इसमें कलर डाल के ही पिंक बनाया जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक है, एसएसटी डेंसिटी कमी है, ज्यादा अच्छी बात है। एमओ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो भी ठीक है, और इसमें पूरा डिस्कलर नहीं होता, ये अच्छी बात है। अब इसमें भी डिपेंड करता है हीट स्टेबल है या कोल्ड स्टोरेज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें अब हम लोग क्यों इसको बोलते हैं पानी में रखना चाहिए, क्योंकि पानी को बाहर रखते हैं तो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, और फिर पानी में रखते हैं तो जितना जो श्रिंक है फिर वो वाटर लेके फिर उतना ठीक हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पानी में रखते हैं, क्योंकि जहां बाहर रखोगे वो अपना डायरेक्शन करेगा, जनरली कोल्ड क्योर के साथ कॉमनली होता है, हीट क्योर वाले तो लोग कितने पेशेंट को बाहर रख देते हैं, काम चल जाता है, लेकिन कोल्ड क्योर के साथ ऐसा, लेकिन हाँ हीट क्योर में भी होगा, इसलिए कभी किसी को दो पानी में डाल के दिया करो, ठीक है ना, और वो निकाल के भी रखे तो पानी में निकाल करके, क्योंकि इम्बिशन मिलता है। इम्बिशन का क्या मतलब होता है, इम्बिशन का मतलब होता है जैसे कोई जो वुड है, वुड को क्या करो पानी में डाल दो कुछ दिनों के लिए, तो उसके बाद वुड क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, फूल जाएगा, उसी को इम्बिशन कहते हैं, ठीक है। अब कोई भी डेंटल मटेरियल उसको अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने उसको एक नंबर दिया एडीए, तो इसमें भी अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने इसको 12 नंबर दिया है। आईएसओ ज्यादा नहीं यूज होता है, एडीए यूज। अब इसके कुछ टाइप होते हैं, अब सोचो ये जो मटेरियल है इस मटेरियल को कैसे बनाएंगे, ये कैसे एक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ये तो एक रेजिन है, तो इसको मिक्स करने का टाइप में कुछ बनाएगा, तो उसमें पाउडर लिक्विड बनाया गया, ठीक है। जब उसको मिक्स करेंगे तो फिर वो सेट हो जाए, अगर वो उसको पाउडर लिक्विड मिक्स कर खुद सेट हो जाए, इसलिए उसको ऑटो पॉलीमराइजर कहते हैं, खुद से ही पॉलीमराइज हो जाना। पॉलीमराइज मतलब पॉली मतलब मल्टीपल स्ट्रक्चर, ठीक है। जब पाउडर लिक्विड क्या है, सिंपल सिंपल खुला खुला स्ट्रक्चर रहता है, हाँ। और जब ये जब उसको पॉलीमराइज करोगे तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीपल स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है, इसलिए उसको पॉलीमराइजेशन, कोई भी स्ट्रक्चर डेंटल में यूज करने में पॉलीमराइजेशन वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। पाउडर है लिक्विड है, ठीक है, तो तुम लोग देखते हो पाउडर है लिक्विड है, कभी सोचे हो कि इस पाउडर लिक्विड को बना रहे हैं, मिला रहे हैं,
तब हो जा रहा है, तब सेट हो जा रहा है। ठीक है, मतलब कुछ तो होगा इसके अंदर, कुछ तो केमिकल होगा। तो केमिकल सेटिंग है ये, मतलब केमिकल से सेट हो रहा है। मतलब ऑटो पोलराइजर है, खुद ही पॉलीमराइज कर, खुद ही अपना नंबर को एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहा है, खुद ही एक दूसरे से मल्टीपल बॉन्ड बना दे रहा है, और ऐसा बॉन्ड बना रहा है जो स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है। ठीक है, कोई चीज को सॉलिड क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके बीच में जितने मॉलिक्यूल है एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहता है, इसलिए अगर उस बॉन्ड को ब्रेक कर दो तो वही चीज लिक्विड भी बन सकता है, वही चीज गैस भी बन सकता है। तो बस बॉन्ड के ही कारण सब कुछ एक दूसरे से रिलेट रहता है। यहाँ ऑटो तो तुम पाउडर लिक्विड को मिक्स किया, उसमें क्या हो गया, उसमें केमिकली कुछ ऐसा है कि वो बॉन्ड बना दिया, वो हो गया। तुम लोग जो कॉमनली कोल्ड क्योर यूज करते हैं, क्या कहते हैं उसको, कोल्ड क्योर। ठीक है, ठंडे में, मतलब उसको कोई चीज की जरूरत नहीं, ऑटो बोलो, केमिकल क्योर बोलो, या कोल्ड क्योर बोलो। ठीक है, एक दूसरा है हीट क्योर। तुम लोग जब अप्लाई करते होगे तो तुम लोग कभी सोचे नहीं इसको हीट करने की जरूरत क्या है। ठीक है, जब वो कोल्ड क्योर से हो जा रहा है तो ये क्यों हीट करने की इसको जरूरत पड़ रही है। ठीक है, ये क्यों ऐसे हो जा रहा है, अगर ये वैसे ही हो जाता तो ये भी कोल्ड क्योर कहलाता। अब तो इसको करने की क्या जरूरत हो रही है, मतलब हीट से कुछ और हो रहा है, हीट भी क्या कर रहा है, उसके पॉलीमराइजेशन को और बढ़ा दे रहा होगा। ठीक है ना, अब जितने हैं सपोज करो 100 थे, 100 पाउडर और 100 लिक्विड के मॉलिक्यूल में कंबाइन हुआ तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, जिसके कारण तुम्हारा एक एक्रेलिक का टेंसिस्टा बन गया। ठीक है, अब उसको हीट जब दे रहे हो, ऑटो अब हीट दे रहे हो, क्या हो रहा है, उस 100 में 90 हो रहा है। और जब ये कोल्ड क्योर की बात करो तो उसमें सपोज करो 40 या 50 होता होगा। इसलिए हीट जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाता है, ज्यादा डायमेंशनल स्टेबल कराता है, इसलिए तुम्हें हीट क्यों देने की जरूरत पड़ती है। अब तुम बोलते हो, सोचते हो हीट कहाँ से देते हो, तो वो जो तुम लोग पानी गर्म करते रहते हो उसको हीट दे सकते हो। अब ये भी सोच सकते हो कि उसको हीट पानी गर्म करके क्यों दे, क्यों ना हम लोग बाहर ही से हीट करें। ठीक है, तो बाहर से हीट करने में क्या दिक्कत होती है, वो बाहर से हीट करने में ये दिक्कत हो सकता है कि बाहर से हीट करने में कोई एक जगह पे सबसे पहले स्टार्ट हो सकता है हीट, फिर वो हीट धीरे धीरे ट्रांसफर होगा। और गर्म पानी में डालने से क्या हो जाएगा, वो यूनिफॉर्म हीट पूरे पानी का उतारेगा, और वो पूरे पूरे पानी को, और क्या होगा कि डायरेक्ट हीट एक्सपोजर अगर तो मेटल को करे फिर वो ट्रांसफर करेगा, मेटल ही इतना गर्म होकर हो सकता है, मेटल ही आधा हीट, और उसके बीच में जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल होगा वो ना ट्रांसफर ही ना। इसलिए हम लोग इसमें हीट जो पानी को गर्म करके हीट देना पसंद करते हैं। कोई भी डेंटर में जो भी रहेगा ज्यादातर पानी को गर्म करके हीट दोगे यूनिफॉर्म होने के लिए, पर जलाता नहीं है एक तरह से, ऐसे मान सकते हो। और एक तरह से तुम कंट्रोल भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ तो कोई मशीन नहीं रहता, लेकिन बाहर में क्या रहता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल तरीके से मशीन रहता है। ये किसका है यार, नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्या कर सकते हैं यार, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं यार। मैं भी तो मोबाइल ही से नेट चला रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, कहाँ है यार। हम्म, हाँ, तो फिर यही हीट पॉलीमराइजेशन, इसलिए तुम लोग क्या करते हो कि हर चीज के पीछे रीजन रहते हैं क्यों ऐसा देते हैं। अब हीट पॉलीमराइजेशन करने के लिए भी तो कुछ रहता होगा। ठीक है, क्या इसमें कोल्ड, तुम लोग से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या हीट पॉलीमराइजेशन में क्या ऑटो पॉलीमराइजेशन होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल ही नहीं होता है, होता है, कुछ होता है। तुम लोग जब हीट पानी में डालने से पहले देखते हो कुछ लेवल तक, तो मिनिमम लेवल ऑफ सेटिंग तो हो ही जाता है, मिनिमम, बहुत मिनिमम। ये कोल्ड की ओर की तरह नहीं, लेकिन एक मिनिमम, उसको हम लोग बेंच की ओर भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, हम कुछ देर के लिए रख देते हैं, हम लोग क्या कहते हैं 20 मिनट के लिए एक बार जब टाइट करके एक्सेस हटा देते हैं, और उसके बाद 20 मिनट के लिए चेयर पे रख देते हैं, उसको बेंच की ओर कहते हैं, मतलब उसमें भी क्योरिंग हो रहा है। तो उस समय कैसा क्योर होगा, उस समय केमिकल से क्योर होगा। अब तुमने हीट में डाल दिया तो हीट से क्योर होगा। अब हीट क्यों डालते हो, मतलब हीट क्या कर रहा है, एक तरह से क्या है तुम्हारा, हीट एक्टिवेटर। ठीक है ना, ऑटो पोलराइजर में अगर पूछा जाए कौन एक्टिवेटर हुआ, तो बोलोगे केमिकल। ठीक है, और फिर कुछ नए नए जो आजकल निकले हैं, लाइट एक्टिवेटेड मटेरियल। क्या करते हैं आजकल, तुम लोग पेशेंट से इंप्रेशन ले लेंगे, इंप्रेशन से तुम लोग कास्ट बना लेना, उस कास्ट पे क्या करना, एक शीट मिलेगा, शीट जैसा, वो शीट बिल्कुल क्ले टाइप करेगा, और उस क्ले को पूरे अच्छे से फैला देना,
और उसको लाइट चैम्बर में डाल देना, पूरा सेट होकर निकलेगा और एक बार में पूरा यूनिफॉर्म तरीके से कम टाइम में इसी को हम लोग लाइट एक्टिवेटेड मटेरियल कहते हैं। ये तुम लोग को देखना होगा तो एक बार बोलना, मैं दिखा दूंगा जो अभी यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत इजी तरीके तो सबसे जल्दी तरीके से हो जाएगा। तो ये तुम्हारा लाइट एक्टिवेटेड मटेरियल है। तो यहाँ पे कौन इसको ये एक्टिवेट कर रहा है, तो लाइट एक्टिवेट कर रहा है। यहाँ पे एक्टिवेटर की क्या बात हुआ, लाइट। तो तुम लोगों के पास इतना चीज से समझ आ गया, ये जो पीएमएमए है, पॉलीमिथाइल मेथाइलएक्राइलेट, इसके लिए तुम लोग एक तो केमिकल एक्टिवेटर यूज कर सकते हो, लाइट एक्टिवेटर यूज कर सकते हो, हीट एक्टिवेटर यूज कर सकते हो। और यहाँ माइक्रोवेव क्योर मटेरियल की बात करें, मैंने क्या बताया, हम लोग कैसे पानी से गर्म करके हीट कर सकते हैं, नहीं, हम लोग दूसरे हीट से भी कर सकते हैं। अब दूसरे हीट से हम लोग ऐसे जला के तो नहीं ना स्पीड लैंप पे कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ कंट्रोल वे से कर सकते हैं, तो उसको हम लोग माइक्रोवेव क्योर मटेरियल है। इसमें कोई भी पानी उनी का झंझट नहीं है, माइक्रोवेव की तरह रहता है, उसको कंट्रोल फिक्स कर देते हैं कि हमें इतना टेम्परेचर चाहिए, और उसके लिए थोड़ा सा चेंज भी रहता है शेप उसका, और फिर उसको डालते हैं और पूरा सेट हो गया। ठीक है, इसमें देख लो थर्मोप्लास्टिक ब्लैंक या पाउडर, ये भी बताया गया। थर्मोप्लास्टिक मतलब हीट से वो प्लास्टिसाइज हो जाएगा। तुम लोग जो क्या यूज करते हो यार, सेटलैक, सेटलैक वाला वो जो ब्राउन ब्राउन कलर का है, तो वो थर्मोप्लास्टिक ही है। हीट किए प्लास्टिक में चेंज हो गया, मतलब तो लचीला हो गया, उसी को हम लोग थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो, तो तुम लोग के दिमाग में ये होना चाहिए कि जो मटेरियल है उसको बहुत तरीके से हीट दे सकते हो। ठीक है ना, अब वो हीट तुम्हारा माइक्रोवेव से दे सकते हो या डायरेक्ट ये स्प्लिट के थ्रू या जो भी है, ठीक है। लेकिन उसमें यही डिसएडवांटेज रहता है ना, एक बार एक्सेस हीट दे देते हो। और बाकी में तुम केमिकल यूज कर सकते हो, लाइट, मतलब जितने तुम जानते हो एक्टिवेटर सब उसमें यूज हो सकते हैं। यही अच्छी बात है इस मटेरियल। पॉलीमर क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर से पॉलीमर बन जाए, मतलब सिंगल स्ट्रक्चर से मल्टीपल स्ट्रक्चर, मतलब मोनोमर से पॉलीमर बन जाए। ठीक है ना, इसमें भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, हीट से भी हो सकता है। ठीक है, अब पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन में दो टाइप के बोले गए, एक एडिशन हो सकता है, एक कंडेंसेशन होता है। अभी ये बताता हूँ एडिशन क्या रहता है, ठीक है, और कंडेंसेशन क्या रहता है। अब देखो, जैसे कि तुम लोग जो बोलते हैं ना, हम लोग एडिशन सिलिकॉन लेके आओ, ठीक है ना, हम लोग जो यूज करते हैं, एक एडिशन सिलिकॉन यूज करते हैं, सबसे सस्ता वाला कंडेंसेशन सिलिकॉन, दोनों का सेम ही कॉन्सेप्ट है। वो जो एडिशन वर्ड किया ना, यही एडिशन पॉलीमराइजेशन की बात, उसमें भी वही होता है। कोई भी चीज को मिक्स करने से सेट हो जा रहा है, उसमें मतलब पॉलीमराइजेशन होगा। अगर हीट दे रहे हो तो वो लाइट से उसको एक्टिवेट हो रहा है, या हीट दे रहे हो मतलब हीट से एक्टिवेट हो रहा है, लाइट दे रहे हो लाइट से एक्टिवेट हो रहा है, कुछ नहीं दे रहे हो तो केमिकल से एक्टिवेट हो रहा है। अब जो एडिशन पॉलीमराइजेशन की बात करोगे, ठीक है, ठीक है यार, ये बबीता का नेट नहीं चल रहा है, कोई नहीं, नहीं चल रहा है तो जाने दो, ठीक है, आराम से बाद में किसी और से पढ़ लेना। नेट के लिए तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। ओके, तो फिर तुम्हारा क्या था, अ, हाँ, तो एडिशन, अब एडिशन में कुछ स्टेप तो होते ही होंगे, ठीक है, तो ये स्टेप बस एग्जाम के पर्पस के लिए पूछा जाता है, तो उसके लिए याद रख लेना। जो एग्जाम फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर स्पेशली उसके लिए, इंडक्शन, प्रोपगेशन, चेन ट्रांसफर, टर्मिनेशन, ठीक है, ये 4 स्टेप होता है। ठीक है, आईपीसीटी करके याद कर सकते हो। ठीक है, अब इंडक्शन, अब इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन सिंपल सा मतलब ही है कोई चीज को इनिशिएट करना, ठीक है, एक एनर्जी देना, ठीक है ना, एक मिनिमम लेवल देना ताकि अब वो उसमें चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, ठीक, उसी को इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, या जैसे कि कोई भी रेडियो आइसोटोपिज्म में भी हम लोग एक इंडक्शन की तरह काम करते हैं, हल्का सा लगा देते हैं, फिर वो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखो इंडक्शन का मतलब ही वो एक्टिवेटर एंड इनिशिएटर। अब देखो यहाँ पे जो हमने बोला था कौन कौन एक्टिवेट कर रहा है, हीट कर रहा है, केमिकल कर रहा है, लाइट कर रहा है। अब वो हीट किसको एक्टिवेट कर सकता है, तो हीट को देखा कि एक बेंजाइल पेरोक्साइड होना चाहिए उसके लिए, तो इसका मतलब जो हीट क्योर है उसके अंदर बेंजाइल पेरोक्साइड मिलता है, और जो केमिकल क्योर है उसके अंदर अंदर टर्सरी एमीन मिलता है। ठीक है, तो अगर टर्सरी एमीन तुम लोग किसी में भी डाल दो, ठीक है, कोई भी पाउडर में, तो वो केमिकली क्योर हो जाएगा। अगर वही चीज
बेंजोइल पेरोक्साइड डाल दो तो हीट सिक्योर होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और वैसे लाइट के लिए क्या फेरोक्विनोन होना चाहिए। ये हुआ इंडक्शन। देन प्रोपगेशन। अब इंडक्शन कोई चीज को तुमने स्टार्ट कर दिया तो उसको आगे बढ़ने के लिए तो कुछ चाहिए ना, मोनोमर से पॉलीमर बनाने के लिए तो चाहिए ना। तो अब कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, फ्री रेडिकल को किसी में जोड़ते हैं, फिर वो जाके केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर, उसी को प्रोपगेशन कहेंगे। ना अब चेन ट्रांसफर, अब जब प्रोपगेशन बन के एक चेन बन गया तो फिर दूसरा चेन बनेगा, फिर वो दूसरे को करेगा। मतलब सिंपल सा जो वर्ड है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जाके चेन बनाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हर चीज का। नाउ टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या हो, अब इतना भी ना हो कैंसर सेल की तरह कि बस बढ़ते ही जाए। टर्मिनेशन हर चीज में होना चाहिए, टर्मिनेशन खत्म भी होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ इतना देर तक केमिकल रिएक्शन चलेगा ना। नहीं तो लोग देखते हो जो कोल्ड को हीट होता रहता है कुछ देर, तो हीट जो है वो उसका बाय प्रोडक्ट है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना। इसलिए जो ये जो कोल्ड क्योर वाला है उसमें क्या कर सकते हो तुम उसको, अगर जल्दी सेट करवाना हो तो गर्म पानी में डाल सकते हो, उससे क्या होगा, जल्दी सेट हो जाएगा। अगर तुम लोग को तुरंत एक्रेलिक बनाए उसको गर्म पानी में डाल दो, बहुत जल्दी सेट हो जाएगा। और अगर लग रहा है कि ना भाई ठीक है गलत बन गया या कुछ फंस गया, ठंडा पानी में डाल दो, ठीक है, तो सेट नहीं हो पाएगा जल्दी। जल्दी क्या सेट ही नहीं होता, तो ये टर्मिनेशन हो गया। टर्मिनेशन मतलब क्या होता है, जैसे कुछ फ्री रेडिकल है जो एक्टिवेट करते हैं कोई भी रिएक्शन को, उसी तरह कुछ ऐसे भी होते हैं जो टर्मिनेट करते हैं। हाइड्रोजन एटम आ गया तो टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। उसने क्या बोला, आईसीपीटी। पहले कोई चीज को इंड्यूस को इंडक्शन कर दो, फिर प्रोपोगेशन कर दो, फिर चेन रिएक्शन कर दो, फिर टर्मिनेशन कर दो। ठीक है। अब कोई चीज में टर्मिनेशन है उसका मतलब खुद सोचो कि उस केमिकल कंपाउंड में तुमने इनिशिएटर तो डाला है, एक्टिवेटर तो तुम्हारा बाहर से दोगे, और उसमें कम से कम इनिबिटर भी होना चाहिए ताकि रिएक्शन कंट्रोल हो। हर चीज मटेरियल होता है उसमें एक बढ़ाने वाला होता है तो कंट्रोल करने वाला होता है। तो यहाँ पे कंट्रोल करने वाला एडिशन पॉलीमराइजेशन को हाइड्रोक्विनोन है और ऑक्सीजन है। ठीक है। नो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा एक तरह से बेसिक चीज ये समझो कि ये भी मतलब मल्टीप्लाई करते रहता है। एक बनाया मोनोमर साइमल्टेनियसली एक्टिवेटेड कर रहा है तो दूसरे साइड के ये एक्टिवेटर को फिर तीसरे साइड के, मतलब एक तरह से ये तुम्हारा ऐड करते जा रहा है चेन रिएक्शन को, ऐसे बनाया बनाया, उसी को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। एक होता है को पॉलीमराइजेशन। ठीक है। जब बहुत सारे केमिकल मिल गए तो उसको को कहेंगे, को मतलब बहुत सारे ज्वाइन करते हैं, को पॉलीमराइजेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज हो रहा है, कोई भी एक्रेलिक बना रहे हो तो उसमें श्रिंकेज कुछ ना कुछ मिल रहा है। ठीक है ना। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या श्रिंकेज होता है, किसके कारण श्रिंकेज हो रहा है। ठीक है। तो ये मान के चलो तुम लोग का जो वॉल्यूम श्रिंकेज है वो क्या कम से कम 7% हो रहा है, मतलब 7% एक अप्रोक्सीमेट आइडिया मान लो कि इतना कम से कम चेंज होगा ही होगा। ठीक है। और तुम्हारा जो ये जो श्रिंकेज होना चाहिए, ठीक है ना, वैसे तो बोल रहा है कि इसमें आइडियली श्रिंकेज, यदि तुम लोग से एग्जामिनर पूछ भी ले कि श्रिंकेज सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, या तुम लोग को ये ध्यान होना चाहिए, तुम लोग जो बेस रिकॉर्ड बेस बनाते हैं उसका जो सबसे थिक पोर्शन होता है, ठीक है, वहीं पे सबसे ज्यादा श्रिंकेज मिलता है, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा पोरोसिटी मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है ना। ये सिंपल सा पॉलीमर और मोनोमर का वो है। अब इसमें तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि किस स्टेज में हाथ से उठाना है, तो कम से कम नाम तो पता होना चाहिए, बस काम करना नहीं है ना, तो जानना भी है। तो पहले सैंडी होता है, फिर श्रिंजी होता है, फिर डग होता है, फिर रबरी होता है, फिर स्टिफ होता है। हम लोग को डग स्टेज में उठाना रहता है, ये वाले स्टेज में। सैंडी स्टेज में छूना भी नहीं, स्ट्रिंजी स्टेज में जब हाथ निकालोगे तो रेत से निकलते रहेंगे, फिर बाद में डग स्टेज में आ जाएगा। डग, इसको दो स्टेज यानी दो लोग कहते हैं, कुछ लोग डग कहते हैं, दो ही स्टेज यहाँ पे हमारे यहाँ यूज होता है। ठीक है। दो स्टेज में रहता है तो इस स्टेज में निकालना रहता है। ठीक है। फिर रबरी स्टेज में कोई काम ही का नहीं रहा, स्टिफ स्टेज में तो फिर गया काम से। ठीक है। अब इसमें टाइमिंग दे दिया गया है, ठीक है ना,
तुम्हारा 40 मिनट के अंदर ही तुम्हारा ये बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जो कॉमनली इंडिया में यूज करते हैं 40 मिनट तो नहीं जाता है, ठीक है, 10 ही मिनट के अंदर ही हो जा रहा है, ठीक है। क्लिनिकल यूज की बात करें, ठीक है ना। वर्किंग टाइम की बात करोगे, ठीक है, तो वर्किंग टाइम मतलब लवी स्टेज में कब तक रहेगा, सिंपल सा मतलब ये समझो 5 मिनट एटलीस्ट, मानो एटलीस्ट 5 मिनट तुम्हें मिलता है काम करने के लिए, ठीक है, अगर अच्छे से रेशियो मिक्स करके सब किए तो। वैसे भी जितने भी डेंटल मटेरियल है सब कुछ ठंडे कंट्री ने बनाया है, तो सब उनके अकॉर्डिंग सब कुछ सेटिंग है, जहाँ पे बहुत जल्दी सेट हो जाए, इसलिए हम लोग जो भी अल्टरनेटिव इंप्रेशन लेते हैं वो भी जल्दी सेट हो जाता है, ठीक है, जबकि वहाँ पे इतना जल्दी नहीं सेट, वहाँ पे ठंडा एरिया है, वो वहीं के लिए बनाया हुआ है सब। अब हीट एक्टिवेटेड के लिए क्या क्या मैंने क्या बताया कि लिक्विड को मोनोमर कहते हैं और पॉलीमर तुम्हारा पाउडर को कहेंगे। अब इसके कंपोजिशन के बारे में सिंपल से जानना है, ठीक है ना। प्लास्टिसाइजर होगा, इनहिबिटर जो बताया तो वो होगा, ठीक है। बाकी तुम क्या करना, चेन बनाना, तो चेन बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एक रोकने वाला है, एक बढ़ा क्रॉस लिंकिंग एजेंट है जो बढ़ते जाएगा उसको रोकने वाला, ये मिल गया। और प्लास्टिसाइजर उसके थोड़ा सा प्लास्टिक प्रॉपर्टीज के लिए। और पाउडर की बात करोगे, इसमें भी कुछ चेन बनाने वाला ये है, और उसको एक्टिव पाउडर को एक्टिवेट करने वाला, ये भी तुम लोग से एग्जाम में बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछे कि पाउडर में रहता है इनिशिएटर या लिक्विड में रहता है। दिमाग में हमेशा आता है कि लिक्विड में रहेगा इनिशिएटर, लेकिन लिक्विड में इनिशिएटर नहीं रहता, लिक्विड रोकने का काम करता है, पानी रोकने का काम करेगा और पाउडर बढ़ाने का काम करेगा। ये है, ये प्रॉपर्टीज में अ, ये देख लेना तुम लोग, ठीक है। अब क्या एडवांटेज है, रिजिड है, स्टेबल है, एक्यूरेट है। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव भी है और टाइम टेकिंग भी है, ठीक है। अब किसके टेक्निक से हम लोग बना सकते हैं, तो दो टाइप के टेक्निक कॉमनली यूज होते हैं, एक कंप्रेशन मोल्डिंग टेक्निक और एक इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक। आज देखते हैं हम लोग कौन सा टेक्निक यूज कर रहे हैं और कौन सा टेक्निक अच्छा रहता है, ठीक है। तो कंप्रेशन मोल्डिंग में क्या है, तुमने पहले मोल्ड बना लिया, ठीक है ना, फिर 3:1 रेशियो में ले लिया, फिर मिक्स करके काम खत्म। फिर वही जो पैकिंग, मतलब जो तुम लोग काम कर रहे हो हम लोग काम करते हो वो क्या रहता है, कंप्रेशन मोल्ड, ठीक। ये लिए मिक्स किए, ये किया, बन गया, खत्म। अब इंजेक्शन मोल्डिंग में क्या करते हैं, ठीक है ना। इंजेक्शन मोल्डिंग मतलब कि एक तरह से धीरे धीरे फ्लो होना चाहिए, तो धीरे धीरे फ्लो होने के लिए एक टनल जैसा बनना चाहिए, इसलिए टनल को यहाँ पे स्क्रू का नाम दिया गया, ठीक है। तो स्क्रू छोटा सा शेप बना दिया गया जिसके अंदर से जाके वो पूरा फिल कर देगा। और ये कोई भी चीज लिक्विड की तरह बना दी, इंजेक्शन मोल्डिंग मतलब क्या हुआ है कि तुम बहुत लिक्विड जैसा बना दिया, लिक्विड जैसा बना दिया तो धीरे धीरे वो फ्लो करेगा, वो यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म होगा, उसमें कुछ भी श्रिंकेज होने के चांसेस कम रहेंगे, इसलिए इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक सबसे अच्छा रहता है। फ्लो अच्छा रहेगा, कहीं भी पोरोसिटी नहीं रहेगा, कहीं भी जो देखते होगे बहुत बार जो क्योर करने के बाद जो स्टोन, डाई स्टोन या ये और बचे रहते हैं या फंसे रहते हैं वो दिक्कत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो उस केस में हमारा ये रहेगा, ओके। अब है तुम्हारा, उसके बाद फिर वही एक शेप तुमने बनाया है, फिर वो वैक्स हटेगा, उस शेप में धीरे धीरे फ्लो करके जाते जाए, ठीक है। ये जैसे है, ये रेंचर जैसा है, ठीक है ना। अब क्या किया है, यहाँ पे वैक्स से दो बना दिया गया, ठीक है, ये तो वैक्स ही का बना हुआ रहता है सब कुछ जो भी है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब इसको ये डीवैक्सिंग करते हैं तो फिर दांत इसमें एम्बेडेड होता है जैसा है वैसा ही, और ये छोटे से दो होल बन जा गए रहते हैं, ठीक है। अब ये जो तो ये जो फ्लास्क है इसमें ऐसा होल स्ट्रक्चर बना रहता है कि इसमें से हम लोग इंजेक्ट करेंगे और इधर से इधर जाएगा फ्लो कर, इधर जाएगा फ्लो, पूरा अच्छे से यूनिफॉर्म तरीके से, इसलिए आइडियल टेक्निक यही रहता है इसके लिए, ठीक है। ये सब के नाम तो हम लोग को भी नहीं पता। यहाँ देखो स्क्रू और वेंट्स यूज करके एक भी लगा सकते हो, वैसे दो कॉमनली मैनुअल के लिए यूज करते हैं, मैग्जिला के लिए एक ही फ्लो से चारों तरफ चला जाएगा, तो इसलिए पहले के टाइम में देखते हो छोटे से पानी को यूनिफॉर्म फैलाना होता है तो कहीं होल कर देते,
जो बेसिक कॉन्सेप्ट कॉमन सेंस वाला चीज भी लगाया गया और कुछ नहीं। तो कोई पूछेगा कि कौन टेक्निक अच्छा होता है तो बता सकते हो। अब केमिकल एक्टिवेटेड की बात करते हैं। केमिकल एक्टिवेटेड जो सबसे ज्यादा तुम लोग यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, सबसे ज्यादा तो यही यूज हो रहा है ना। ठीक है, इसमें कंपोजिशन बताया गया है, ठीक है ना। और दूसरा चीज मैंने क्या बताया कि ये कम स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसमें पॉलीमराइजेशन कम होगा। हीट वाले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हीट में ज्यादा पॉलीमराइजेशन होता है, इसलिए इसमें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या रहेगा, नॉट एज कंप्लीट एज हीट प्योर। ठीक है। अब तो पॉलीमराइजेशन नहीं होगा तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बच जाते होंगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते होंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनरिएक्टेड। अब अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल जो है, अब वो क्या करता है, वो तुम्हारा प्लास्टिसाइडर की तरह काम करेगा। ठीक है, इसलिए स्ट्रेंथ कम रहता है उसका। ठीक है, इरिटेंट की तरह काम करेगा और कलर भी चेंज। इसलिए पॉलीमराइजेशन सही से होना, सही टाइम पे होना जब सही है, ऐसा नहीं है कि जल्दी निकाल ले। ठीक है, पहले निकाल लिया वो स्टेबलाइज हुआ इन्हें। अब कौन कौन टेक्निक से यूज कर सकते हो, जो है स्प्रिंकल टेक्निक, फिंगर एडेप्टिंग टेक्निक, फ्लूइड रेजिंग टेक्निक या कंप्रेशन मोल्डिंग टेक्निक। अब स्प्रिंकल क्या करते हो ये नहीं पता, स्प्रिंकल देख लो। फिंगर एडेप्टिंग, एक ही बार गोल गोल बनाया, ऐसे लगाया और फिर ठीक कर दिया। फ्लूइड रेजिंग टेक्निक, फ्लूइड रेजिंग टेक्निक आज तक तो मैंने भी नहीं किया है। उसमें बिल्कुल वही जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग टाइप का रहता है, वैसे ही पोल बना रहता है, उस पोल में देखो मिक्स करके लिक्विड की तरह इसको गिरा रहे, यूनिफॉर्म मिक्स हो जाएगा। जितने भी याद रखो, जितने भी इंजेक्शन थ्रू किया जाता है वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि कोई भी वॉइड नहीं होगा, कोई भी किसी चीज। लाइट एक्टिवेटेड में पहले क्या बताया मैंने, इसमें कुछ ऐसे चीज रहते हैं जिसके कारण लाइट दोगे, सिंपल सा लाइट दोगे ये हो जाएगा। एक्टिवेटर कोई पूछ लिया, लाइक क्या रहेगा, एक्टिवेटर हम लोग जो बाहर से प्रोवाइड करते हैं, याद रखना वही एक्टिवेटर होता है, इनिशिएटर अंदर होता है। हम लोग बाहर से जो दे रहे हैं एक्टिवेटर, या तो हीट दे रहे हैं वो हीट एक्टिवेटर हो गया, केमिकल दे रहे हैं केमिकल एक्टिवेटर हो गया, लाइट दे रहे हैं लाइट एक्टिवेटर हो गया। इनिशिएटर तो उसके अंदर ऑलरेडी रहेगा। ठीक है, तो ये है, इसमें देखो ना, वो क्योरिंग चेम्बर है। ठीक है, इसमें 10 मिनट का सेट कर दिया गया, शेप दे दिया गया, डाल दिया गया, बन जाएगा आराम से, सबसे जल्दी बनने वाला है। ठीक है, अब माइक्रोवेव के लिए भी अलग टाइप के आते हैं। ठीक है ना, कभी जरूरत पड़े तो यूज करना, नेचर क्रिल पाउडर है, इस इसके नाम से आ रहा है। ठीक है, इसमें नॉन मेटालिक फ्लैश यूज करते हैं, जाहिर सी बात है माइक्रोवेव में। ठीक है, मेटल तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि मेटल ही एक डिसएडवांटेज है, हीट किया वो मेटल ही ट्रांसफर करते रहेगा, हीट हर जगह उधर जाएगा नहीं, इसलिए इसमें नॉन मेटालिक फ्लास्क यूज करते हैं, जो एक्रोन एमसी करके कुछ होगा। ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि जो नॉर्मल माइक्रोवेव है वही यूज किया जाता है। ये फास्टर मेथड बोल रहा है, अगर ट्राई करना हो तो कर सकते हो। ठीक है, अब ये है फ्लास्क, इसका टेक्नो फ्लास्क के नाम से आ रहा है। थर्मोप्लास्टिक ब्लैंक या पाउडर, लोग ये ब्लैंक तो यूज किए नहीं होंगे, ये भी नहीं देखिए हो ना, वेल प्लास्ट या फ्लेक्सी प्लास्ट इसका नाम है। ठीक है, और इसका एडवांटेज है गुड रिटेंशन, क्योंकि हम लोग उसी के अकॉर्डिंग शेप दे रहे हैं, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, केमिकली बॉन्ड नहीं रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा। अब इसमें टेक्निक दिया गया है। ठीक है, ये टेक्निक कभी देखे नहीं है, ना जाने, बस कहीं से मिल गया था कि हाँ ऐसा भी होता है, बस नॉलेज के लिए कि ऐसा भी हो सकता है। एक मशीन टाइप का रहा है, उसमें हीट देखा वो उससे हीट से ही चेंज हो जाएगा उसमें। अच्छा, बाय इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक से मैनिपुलेट। ये दिखा रहा है, देखो इसमें प्रोसेसिंग एरर है। हम्म, ये पोरोसिटी के बारे में देखो, कोई भी चीज काम कर रहे हो, कोई चीज को हीट कर रहे हो, ठीक है, तो उस हीट करने वाली चीज में कम से कम
कुछ नहीं तो पोरोसिटी जरूर होगा। मैंने क्या बोला कि पोरोसिटी कहाँ पे अकर रहेगा, सबसे ज्यादा होगा जो सबसे ज्यादा थिक एरिया, इसलिए हम लोग बोलते हैं बेस रिकॉर्ड बेस जो बनाते हैं उसको यूनिफॉर्म बनाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सबसे पैलेट वाला एरिया एकदम थिक बना है उसमें पोरोसिटी ज्यादा हो। पोरोसिटी ज्यादा हो जाएगा तो क्या होता है, पोरोसिटी ज्यादा हो जाता है तो पहले तो उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, दूसरा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। और तीसरा उसमें क्या रहेगा तुम्हारा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगा। तीसरा क्या रहेगा तुम्हारा, एस्थेटिक खराब रह जाएगा, फूड लॉजमेंट होने लगेगा वहां पे, फंगस ग्रोथ होने लगेगी, इसलिए ये सब ध्यान देना रहता है। इसलिए देखते हो कि बहुत बार ना डेंचर एक दो दिन पहन के आते हैं पेशेंट, उसके बाद उसको ट्रिम करते रहते तो स्मेल आने लगता है गंदा, तो उसका मतलब उसमें पोरोसिटी ज्यादा हो गया। अब पोरोसिटी क्या होता है, पोरोसिटी भी दो टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल पोरोसिटी हो, एक इंटरनल। एग्जाम में तुम लोग को कॉमन पूछा जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल पोरोसिटी क्या होता है, इंटरनल पोरोसिटी क्या होता है। तो एक्सटर्नल पोरोसिटी जो रहेगा उसमें क्या रहेगा कि बाहर से दिखेगा एक अच्छा सा होल, तो उसमें भी ह्यूमिडिटी तुमने मिक्स नहीं किया है, प्रेशर ठीक से नहीं किया, इसी के कारण हो जाता है। इंटरनल पोरोसिटी क्या होगा, इंटरनल पोरोसिटी मतलब सब कुछ तो ठीक दिया है, लेकिन क्या है कि बाहर का टेम्परेचर अंदर अलग रहेगा, अंदर का टेम्परेचर अलग रहेगा। सपोज करो अंदर का टेम्परेचर ज्यादा रहा तो मोनोमर्स को क्या करेगा, वेपर बना देगा। गैस बना मतलब एयर आ गया, एयर आ गया मतलब वहां पे एयर इम्बोलिज्म टाइप का हो गया, तो वहां पे इंटरनल अंदर में छोटे छोटे होल जैसे हो जाएगा। ये समझ आ रहा है कि वहां पे टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, ये होता ही है। एक क्रेजिंग है, ये ठीक से नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे लाइनिंग हो जाता है जहाँ टूथ एरिया के बाद, जैसे वो क्रैक जैसा बोल देते हैं लोग। प्रश्न आता है कि अरे यार कुछ ही दिन पहले एक क्रैक हो गया, या उसका मतलब तुम्हारा क्या है कि स्ट्रेस कुछ ज्यादा हो गया हो, ठीक है, ठीक है, या मिक्सिंग सही से नहीं हुआ हो, ठीक है ना, सेपरेटिंग मीडिया सही से नहीं लगाया हो, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक्सर्ट हुआ है किसी कारण से, तो ये याद, वो क्रेजिंग पूछा रहेगा, क्रेजिंग मतलब क्रैक बनना, सिंपल सा, ठीक है। ये डेंचर वॉट है, ये सबसे कॉमन देखते हो, तो बोलते हो ना कि डिस्टॉर्ट हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, ये है तुम्हारा, ठीक है। अब डिस्टॉर्ट क्यों हो रहा है तुम्हारा, ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। वही बात की तुम जब बना रहे होगे तो किसी तरफ स्ट्रेस ज्यादा दे रहे हो, कहीं नहीं दे रहे हो, कहीं यूनिफॉर्म दे रहे हो गया, ये रहता है स्ट्रेस का, ठीक है। दूसरा क्या रहता है तुम्हारा, हाँ, दूसरा क्या रहता है, तुमने जिस स्टेज में पैक करना चाहिए उस स्टेज में पैक ही नहीं किया, बहुत लेट से डाले, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा वो पेज फूल जाएगा, ठीक है। या फ्लास्किंग सही से नहीं किया तो अल्टीमेट जो किसी का डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है, किसी का डिस्टॉर्ट हो रहा है, यही से स्टेप वाइज पहले तुम्हारे वर्किंग से तुमने डब स्टेज में ठीक से मिक्स नहीं किया होगा उसके कारण, या तुमने उसको कोर्स सही नहीं लगाया, या प्लास्टिंग सही नहीं किया होगा, या पॉलिश भी करने से बहुत ज्यादा वॉरपेज होता है। बहुत बार क्या करते हो तुम लोग, पॉलिश करते हो ये ध्यान देते ही नहीं हो, डेंचर लिए एकदम स्पीड चलाए, उस स्पीड चला के एकदम रख दिए एकदम, बहुत देर तक होतेगा, वो गर्म हुआ चेंज होगा, पेशेंट बोला यार अभी तो 5 मिनट पहले हो रहा था मेरे मुंह में, अभी हो ही नहीं रहा, आप अलग ही परेशानी यार, अब क्या हो गया, ठीक है, ये दिक्कत। या अगर गर्म पानी में भी बाद में डाल दो तो भी दिक्कत कर सकते हो। अब जो एडवांसमेंट जो रहता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो रेनफोर्स रेजिंग की बात कर रहे हो, ठीक है। इसमें तुम्हारा रेनफोर्स करना मतलब कुछ रेजिन में ऐसा चीज डाल देना कि इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, जैसे फाइबर बढ़ा सकते हो, फाइबर डाल, हाई इम्पैक्ट रेजिन कहला रहा है इसमें। हाइपो एलर्जेनिक रेजिन मतलब कुछ ऐसा कर दिया है कि एलर्जी कम होने लगा, वैसे इससे एलर्जी कम होता है लेकिन कुछ लोग में देख सकते हैं इसमें कुछ थर्मोप्लास्टिक रेजिन, एनिग्मा गम टोनिंग, डेंचर बेस। ये गम टोनिंग मतलब गम को थोड़ा मसाज वसाज करने के लिए कुछ काम वर्ड बोला है, लेकिन कुछ इतना इफेक्ट पता नहीं चला ना, मैंने यूज किया कभी। अब ये जो हाई इम्पैक्ट रेजिंग है इसके बारे में ये भी दिमाग में होना चाहिए कि तुम लोग कभी जाओ तो तुम लोग पता होना चाहिए कि कौन सा एक्रेलिक यूज कर रहे हो। तो ये जो मार्केट में हाई फ्लेक्स के नाम से आता है, हीट क्योर है, ठीक है, ये भी इसमें रबर रेनफोर्स यूज किया जा रहा है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि इसका बॉन्डिंग ज्यादा अच्छा है, और ये ज्यादा लंबे टाइम तक चल भी सकता है, वर्क भी करेगा, ठीक है। और इसलिए पार्किंसन, तो कोई भी पेशेंट तुम्हारे पास पार्किंसन के लिए आके तुम्हें डॉक्टर दे रहा है कि इसके लिए बनाना है, तो बोलना कि थोड़ा सा पैसा खर्चा कीजिए और हाई फ्लेक्स मंगाइए, ठीक है। तो यही तुम्हारा जो तुम लोग
देखते हो ना, हाई फ्लेक्स या अल्ट्रा हाई इम्पैक्ट वाला, यही वाला है ये हमारा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा ज्यादा देगा, और फैटिक प्रॉपर्टी भी इसके कम रहते हैं, मतलब लो फैटिक हो जाएगा ये, ठीक है। ये जरा हाई फ्लेक्स से नाम कंफ्यूज मत होना, फ्लेक्सिबिलिटी का, ये हाई स्ट्रेंथ वाला है, ठीक है ना। कंफ्यूज मत हो जाना कि जो फ्लेक्सिबल डेंचर है हाई फ्लेक्स के नाम से आएगा, वो ये स्ट्रेंथ वाला है, फ्लेक्सी वाला डेंचर उधर बताया था, फिर आगे दिखाता, ठीक है। और यही है, तो इससे सिंपल सा मतलब ये है कि हाई इम्पैक्ट वाला, कोई तुम्हें बोले कि ज्यादा मजबूत वाला डेंचर चाहिए, तो ये तुम लोग के दिमाग में नाम होना चाहिए हाई फ्लेक्स के नाम से होना चाहिए बस, ठीक है। ये भी मजबूत वाला है, फाइबर रेनफोर्स वाला, ठीक है। इसमें स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इनफैक्ट ज्यादा स्ट्रेंथ का रहता है ये भी, ठीक है। उसका कुछ मेटल फाइबर रेनफोर्स, मेटल डाल के उसको बनाया गया अच्छे से, ठीक है, लेकिन वो यूज नहीं हुआ क्योंकि एस्थेटिक खराब हो जा रहा है, और फिर एक्सपेंसिव, बहुत लोग को देखते हो जो डेंचर है ना, वहाँ पे नेट नेट जैसा जाली जैसा बना रहता है, वो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए था, लेकिन वो ज्यादा यूज भी नहीं होता, क्योंकि आजकल तो फ्लेक्सी डेंचर बहुत लोग यूज, फ्लेक्सिबल टाइप का डेंचर बहुत लोग पसंद करने लगे, फ्लेक्सिबल डेंचर रहेगा, सही रहेगा, धीरे अडेप्ट करेगा, ठीक है। और एक मेटल तो बॉन्ड करता नहीं है, ये सब बहुत सारे कारण थे, इसलिए मेटल फाइबर रेनफोर्स हटा दिया। ये देखते हो, और ये कार्बन वाला है, ब्लैक, इसी तरह मेटल वाला भी सिंपल सा रहेगा, नेट जैसा बना रहता है, ये थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा इससे। अब ये देखो, कार्बन और ग्रेफाइट वाला रेनफोर्स की बात करें, वो जो मेटल फोर्स, ये ब्लैक कलर हुआ, कार्बन हुआ, ऐसे ही बहुत एक दो और कलर के आते हैं मेटल रेनफोर्स के, डिफरेंट डिफरेंट कलर। तो अल्टीमेट ये बस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जब गिरेगा हाथ से नीचे टूटेगा नहीं। तुम वैसे कोई पार्किंसन वाले पेशेंट है तो उसमें दे सकते, पार्किंसन क्या बोलिए, जो बहुत ओल्ड एज है, जिनके हाथ से या तो पागल टाइप के पेशेंट हुआ, बार गिरा देता है, ठीक है ना, तो उसके में दे सकते हो इस टाइप, ठीक है। और सीधी सी बात है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहता है लेकिन एस्थेटिक अच्छा नहीं रहता है, ये पॉलिशिंग कर नहीं सकते हो, ठीक है, ये इसका दिक्कत है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलता है, ठीक है। ये भी तुम्हारा फाइबर रेनफोर्स है, तो फाइबर रेनफोर्स मतलब तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ाना, स्ट्रेंथ तो बढ़ जाता है लेकिन एस्थेटिक तो कम। कुछ है पॉलीथाइलिन फाइबर रेनफोर्स, ठीक है ना, इसमें भी तुम लोग ऐसे ही मल्टी फाइबर्ड पॉलीथाइलिन वाले यूज किया था, लेकिन इसके यूज से क्या हुआ कि बॉन्डिंग अच्छा होने लगा था उसमें, ठीक है ना। तो बट ये भी ज्यादा ना यूज करने के में तो देखा नहीं, मैं जानता भी नहीं उसके बारे में। कभी तुम लोग देखो कि हाँ डीवीए रेनफोर्स फाइबर, तो दिमाग में आए कि हाँ पॉलीथाइलिन फाइबर रेनफोर्स भी कुछ होता है, मतलब बॉन्डिंग बढ़ जाएगा इससे, ये दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ बढ़ेगा, अल्टीमेट सबका स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, हाई मॉड्यूलस इलास्टिसिटी रहेगा, ठीक है। ये एचडीएल तो बस ऐसे ही मैंने देखा, नए नए रिसर्च वाले में तब ग्लास फाइबर की बात कर रहे हैं, तो ग्लास फाइबर भी तुम्हारा ऐसे ही छोटे छोटे रैंडमली ओरिएंटेड करके रख दिया गया था, जिससे भी तुम्हारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये देखो ग्लास जैसे जो छोटे छोटे उसमें डाल दिया, मतलब सिंपल से डाल के, तो स्ट्रेंथ, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, फ्लेक्सर, ये सब बढ़ जाएगा, था एस्थेटिक भी इससे बढ़ता, लोग पसंद करने लगे, हाँ, ठीक है। ई ग्लास, ई मतलब समझो ई वर्ड आता ही समझ जाओ कंप्यूटर से रहता है कुछ कुछ, ठीक है ना, इतना याद रहना कि हाँ कुछ कंप्यूटर से रहेगा, कंप्यूटर से कुछ बना के रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ई स्टैंड, ईच स्टैंड ऑफ ई ग्लास इज कंप्यूटर इंटीग्रेटेड विद पीएमए। यार ये भी नहीं पता कैसे इंटीग्रेट करता, लेकिन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड एंड साइलेंट कपल दैट अलाउ डिसोल्यूशन ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। ये देख सकते हो तुम, अगर तुम लोग के दिमाग में है कि हाँ कौन से यूज करें, वैसे ये सब यूज नहीं होता, ज्यादा चलता नहीं है, लेकिन अगर कंपनी को बोलो कि ना पॉलीथाइलिन वाला दो मुझे, अब प्रश्न भी रेडी है कि नहीं कैसा भी दिखे मुझे मजबूत चाहिए, तो लो भाई पॉलीथाइलिन, मेरे हाथ से बार गिर के टूट रहा है, कैसे आप बना रहे हो, तो लो पॉलीथाइलिन लो, ये इंपॉर्टेंट है। अब टूट रहा है तो उसको रिप्लेसमेंट कैसे करना है, ये भी तुम लोग को पता होना चाहिए, इसलिए, ठीक है। यहाँ देख रहे हो, ये
ये फ्रैक्चर ये दिखा रहा है, ठीक है। और ये प्लेस द फाइबर इन वीकेस्ट एरिया और टेंशन साइड ड्यूरिंग मैचिंग, तो कॉमनली यूज करते हैं हम लोग। वैसे तो हम लोग ये स्टेप नहीं यूज करते, इसमें ये बोलता है जहाँ पे कमजोर हो वहाँ पे फाइबर यूज कर दो तो असिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे केस में हम लोग बीच में मेटल के बहुत सारे धागे फाइबर जैसे जैसे बना के रख सकते हैं, या यहाँ पे देख रहे हो ऐसे इस साइड शेप का बनाया है, तो इससे भी थोड़ा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर। ये तुम्हारा बोला यूनि डायरेक्शन फाइबर आर स्ट्रॉन्गर स्पेशली व्हेन डायरेक्शन ऑफ हाई स्ट्रेस इन यूनि डायरेक्शन फाइबर स्ट्रॉन्गर, क्या लिखा तो ठीक है। मेस वाला को बताया था कि मेस वाले से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बढ़ जाता है, इसलिए लोग बूढ़े पेशेंट जो बहुत ज्यादा रहते हैं या जिसको बीमारी हाथ कांपते रहता है गिराएगा जरूर, उसको दे देते हैं, ठीक है। हाइपो एलर्जेनिक की बात करते हैं, मतलब एलर्जी कम करेगा, तो जैसे केमिकल डाल दो जो एलर्जी जो पीएमएमए का एलर्जिक इफेक्ट है उसको कम करेगा, इसमें ये डायूरेथेन, पॉलीयूरेथेन, ये है तुम्हारा थर्मोप्लास्टिक रेजिन, जिसके बारे में ये डिस्कस अभी के टाइम में जो ज्यादा पसंद करते हैं कि थर्मोप्लास्टिक वाले रेजिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हीट से इसको मोल्ड किया जा रहा है, और ये तुम्हारा मतलब यही तुम्हारा एक तरह से फ्लेक्सिबल नेचर के नाम से बहुत जाना सही रहता है। लोग जो इतना पंगा करते रहते हैं कि कास्ट पार्ट से डेंचर बनाना है, कास्ट पार्ट से डेंचर बनाना है, उतना कुछ करना नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसमें केमिकल से तो नहीं, हीट ही क्रिएटेड रहता है और अच्छा सा बन जाता है, इसमें तुम्हारा कुछ भी क्लैश लगाना कुछ नहीं, आराम से जो है सब कुछ इसी से बना सकते हो और इजी, और देखने में एस्थेटिक भी सही रहता है। ये सबसे बेस्ट इसका यही है कि एस्थेटिक बहुत सही रहता है, कभी भी टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, बहुत फ्लेक्सिबल रहेगा, वेट भी बहुत कम रहेगा, ठीक है। लंबा भी चलता है, लंबा चलता है, बहुत लोग पैसा लेते हैं इसके लिए। क्रिप क्या कहते हैं, क्रिप कहते हैं कि कोई भी चीज को बार बार मार रहे हो तो उसमें जो डिस्टॉर्शन होता है उस डिस्टॉर्शन को रोक के वो रोकने को क्रिप रेजिस्टेंस कहते हैं। इसमें तुम्हारा क्रिप, यहाँ पे वर्ड छूट गया, क्रिप रेजिस्टेंस हो अच्छा यहाँ पे क्रिप रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब ये जो नॉर्मल खाना वाना खा रहे हो तो टूटने के चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि क्रिप रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब डिस्टॉर्शन कम होगा, ये क्या है। अच्छी बात यह है कि कोई पोरोसिटी नहीं मिलता, एक तो इतना हीट तरीके के यूज करते हो, हीट करके एकदम हीट मोल्ड से यूज कर रहे हो, कोई भी बैक्टीरिया को पोरोसिटी मिलेगा तो बैक्टीरिया ग्रोथ मिलेगा नहीं, ठीक है। एक गन टोनिंग करके कुछ लोग कहते हैं, कौन कौन बैक्टीरिया इसमें यूज करती है तुम लोग को जानना जरूरी है। इसमें थर्मोप्लास्टिक नायलॉन यूज कर सकते हो, थर्मोप्लास्टिक एसीटल यूज कर सकते हो, इसको थर्मोप्लास्टिक एक्रेलिक यूज कर सकते हो। तुम लोग अगर बात कर रहे हो फ्लेक्सिबल टेंशन तो याद रखना ये थर्मोप्लास्टिक वर्ड आगे आना ही चाहिए, अब उसमें नायलॉन यूज करो, एसीटल एक्रेलिक या पॉलीकार्बोनेट यूज करो, अभी एक्रेलिक ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं, देखना कब कोई चीज मिलेगी कौन ज्यादा अच्छा है वो देखना, ठीक है? अब चलो देखते हैं थर्मोप्लास्टिक नायलॉन क्या है। वेल प्लास्ट के नाम से आता है या फ्लेक्सी प्लास्ट के नाम से आता है, ये देखना मार्केट में जाके कि वेल प्लास्ट या फ्लेक्सी प्लास्ट के कंपैरिजन कैसा है, ठीक है। इसमें ही बोलता है कि इसको इंजेक्शन ये टेम्परेचर दिया गया है 274 टू 93 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कितना टेम्परेचर दोगे तब ये काम करेगा, ठीक है। टिश्यू कलर क्लैश इंस्टेड ऑफ मेटल क्लैश, सबसे अच्छी एडवांटेज है यही कि कोई क्लैश दे ही नहीं रहे हो, मेटल वेटल इसी का क्लैश तो सबसे बेस्ट बनेगा, टूटेगा नहीं, फ्लेक्सिबल रहेगा, ठीक है। इसमें बोला डिफिकल्ट टू पॉलिश करना रहता है, ठीक है। ये डिफिकल्टी मुझे भी नहीं पता है एग्जैक्ट कि क्यों डिफिकल्टी इसमें नाम लिया है, क्या ये फ्लेक्सिबल, ये टूटता भी तो है नहीं, और वैसे दिखने में तो बहुत ही पॉलिश अच्छे से रहता है, ठीक है। कभी तुम लोग देखोगे तो देखना क्यों डिफिकल्ट का नाम लिया है, लेकिन इसमें बोला तो है, ठीक है। ठीक है? और एग्जाम्पल इसका वेल प्लास्ट है, टोन है, ये सब कभी जाओ तो कोई भी दुकान में पूछो वेल प्लास्ट मिलता है कि नहीं, तो बताएंगे एडवांटेज क्या है, कौन ज्यादा यूज करता है, तुम्हें तो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब ये ये पॉलीऑक्सी मिथाइलिन की बात करो, ठीक है। इसमें भी देखो क्लैश इंगेज फर्स्ट थर्ड ऑफ अंडरकट 3 टाइम मोर रिटेंशन, इसमें भी सी से देख रहे हो क्लैश बना दिया गया, काफी सही है। तो कभी तुम्हें कोई डेंटिस्ट ही बोले कि अरे
मुझे क्लैस्प नहीं चाहिए, मेटल का दिखते रहता है क्वेश्चन में, तो तुम उनको आइडिया दे सकते हो, आप फ्लेक्सी टेंशन क्यों नहीं अप्लाई, क्यों नहीं बोलते, वो कर देंगे। अब देखो इसमें सबसे अच्छी बात है कि 18 बीटा शेड और 3 पिंक शेड भी अवेलेबल है। ये पिंक शेड आ रहा है, ये बीटा शेड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो मुझे लगता है लैब में उतना नॉलेज नहीं होगा सबको कि कौन शेड कौन कौन है, जाके देखो कि खुद ही से नॉलेज, खुद ही ऑनलाइन इंडिया के बाहर वाले कंपनी से कॉन्टेक्ट करके पता चल जाएगा इसमें कौन कौन है, ठीक है। वही है, फ्लेक्सी क्लास में कोई भी क्लास लगता है नहीं, इसलिए अच्छी बात है। अब है हमारा do not seal the base to the denture which allow all the seepage of fluid। ये भी सही है, अच्छी बात है, ठीक है। क्लास ये तो यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो ये सबसे अच्छे सिंपल सा, मुझे तो अभी तक दोनों सेम ही लग रहा है। अभी ये बोल रहा है कि इसमें ऑक्लूजन स्क्रीन में भी यूज कर रहे हो, आरपीडी में यूज कर सकते हो, वर्क ब्रिज में भी यूज कर सकते हो। अब आया थर्मोप्लास्टिक एक्रिलिक की बात करते हैं, जो ज्यादातर बोलते हैं ना कि एक्रिलिक दे दो, जो यहाँ पे तो मैंने चंदन भैया से बस सुना है कि उनको एक ही चीज पता है कि एक्रिलिक है, थर्मोप्लास्टिक भी नहीं, फ्लेक्सिबल एक्रिलिक, एक्रिलिक वो क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें फ्लेक्सिबल एक्रिलिक। एक्चुअली जो ब्रक्सिज्म वाले जो दांत घिसते रहते हैं ना, और जो पार्किंसम वाले जो हिलते रहते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो थर्मोप्लास्टिक एक्रिलिक है ना, अ, ये इसका फ्लेक्सर भी अच्छा है, स्ट्रेंथ भी अच्छा है, वियर रेजिस्टेंस भी कम है, अच्छी बात है। पुअर इम्पैक्ट रेजिस्टेंट, अच्छा इम्पैक्ट रेजिस्टेंट कम है, मतलब थोड़ा कमजोर है ये एक्रिलिक, इसको तुम इजी टू पॉलिश, अच्छा आप समझ आया, ठीक है। तो जो लैब में यूज कर रहे हैं ना, ये थर्मोप्लास्टिक एक्रिलिक यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिश इजी टू हो सकता है। अभी तुम लोग नायलॉन पढ़े थे तो उसमें बोला गया था कि पॉलिश इजी नहीं रहता, लेकिन ये एक्रेलिक में पॉलिश इजी रहता है, इसलिए लैब वाले एक्रेलिक ही यूज करते हैं, फ्लेक्सिबल एक्रेलिक की बात करो। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है, स्ट्रेंथ कम है इसका, पुअर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ में तो उसको फोर्स लगा रहे हो तो कम सह पाएगा कंपेयर टू वो नायलॉन या पॉलीऑक्सी वाला, मतलब पॉलीऑक्सी वाला ज्यादा बेटर है अगर तुम ब्रिज व्रिज बना रहे हो सिर्फ नॉर्मल उसी से, तो उसका मतलब टेम्परी ब्रिज भी उसका फिक्स की तरह काम कर सकते हैं। हाँ, इसमें भी एक ये दो नाम दिया है जिसमें बोल रहा है क्या कि ये जो फ्लेक्साइट है और एमपीए हाईएस्ट इम्पैक्ट रेजिस्टेंट है, इसमें भी अगर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला चाहिए तो फ्लेक्साइट के नाम से आता है, वो तुम लोग देखोगे, ठीक है। इस तरह से बनाया गया है इसको भी। अब आता है एक पॉलीकार्बोनेट की तरह, इसमें भी ये भी स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल, अरे सब स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल है, कुछ कम में बस वही एक्रिलिक वाला है, लेकिन उसके पॉलिशिंग प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे हैं, इसलिए उसको ज्यादातर यूज करते हैं। इसमें भी बोला प्रोविजनलाइजेशन फाइल लिखना चाह रहा हूँ मैं, प्रोविजनल ब्रिज एंड क्राउड ओनली, ये अच्छा है, एलर्जिक रिएक्शन भी नहीं हो रहा है, कोई बैक्टीरिया भी नहीं, कोहेरेंस एडेंस भी सही है। ये गम टोनिंग वाला जो गम को एक्सरसाइज करने में हेल्प करता है, सिंपल सा, इसमें कलर मैचिंग के लिए नाम दिया है, कुछ स्पेशल कुछ दिया नहीं कि हाँ गम को अच्छा कर, बस मैच कर रहा है। नाउ साइटो कंपेटिबल एंटी फंगल रेजिन, ठीक है। इनहिबिशन कैंडिडा एल्बिफेंस, ये साइटो कंपेटिबल एंटी फंगल रेजिन मतलब ये ऐसा एक्रिलिक का डेंचर है जिसमें कोई भी फंगल ग्रोथ को कम करेगा, वाह ये तो सही है। मतलब कोई एड्स का पेशेंट है, हेपेटाइटिस का पेशेंट है, जिसको बार बार डेंचर के कारण पूरा मुंह के अंदर कैंडिडिया हो गया है, तो उस केस में तुम अगर कोई डेंटिस्ट आ गया बोलेगा कि ये थोड़ा सा ढीला डेंचर बनाइएगा उनके पूरा, ये फंगल ग्रोथ हुआ है, तो तुम उनको आइडिया दे देना भाई एक काम करो, साइटो कंपेटिबल एंटी फंगल के डेंचर ले आओ, बैक्टीरिया उससे बना देंगे, सबसे बेस्ट रहेगा। नैनो पार्टिकल डिस्क वेयर फॉर्मुलेटेड, चलो थैंक यू। तो बेसिक नॉलेज तो पता चल ही गया होगा, बाकी मैं इसको शेयर कर देता हूँ तो तुम लोग किसी एक ईमेल आईडी पे मैं शेयर कर दूंगा, बाकी ये व्हाट्सएप ग्रुप पे तो नहीं जाएगा, उस पर ज़्यादा ही समझ आएगा तुम लोग को कि क्या आता है फ्लेक्सी डेंचर। इसमें अभी इंटरेस्टिंग और नया में फ्लेक्सी डेंचर ही है, ठीक है ना। लोग को कंफ्यूज होते रहते हैं फ्लेक्सी डेंचर क्या है, ये थर्मोप्लास्टिक,
यही वाला वेल प्लास फ्लेक्सी डेंचर जो बाद में मैंने डिस्क्राइब किया। तो इस कटरे को पहले हीट करके गर्म कर दे रहे हैं, फिर उसको इंजेक्शन मॉल्डिंग टेक्निक से यूज कर रहे हैं। इनमें भी बस ये मटेरियल में कुछ है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, इसलिए इतना है और कुछ नहीं। चलो, किसी को कुछ पूछना हो तो बता देना। ओके, थैंक यू।